हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसका अर्थ है भारत की विरासत, चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। इसके 2 पैसेज मैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए उससे आगे शुरू करते हैं और अपने देश की विरासत के बारे में जानते हैं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वाट एवर देयर क्रीड who do not look back with pride on their ancient culture। यहाँ पर ये कहा जा रहा है today there are few Indians, आज भी शायद ही कुछ ऐसे भारतीय होंगे वाट एवर देयर क्रीड, जिनका धर्म कुछ भी हो, who do not look back with pride on their ancient culture, जो अपने प्राचीन संस्कृत को गर्व से ना देखते हो। तो यहाँ पर राइटर ये कर रहा है कि आज किसी भी धर्म के शायद ही ऐसे भारतीय होंगे जो अपनी प्राचीन संस्कृत को गर्व से ना देखते हों। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स इफीट एलिमेंट्स सो दैट इंडिया डेवलप एंड प्रोग्रेस। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्यागना, और इफीट का मतलब होता है कमजोर, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तो यहाँ पर मतलब ये होगा एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और शायद ही ऐसे बुद्धिमान भारतीय हों जो अपने कमज़ोर तत्वों को त्यागने के लिए, अपने कमज़ोर तत्वों को छोड़ने के लिए इच्छुक ना हो, सो दैट इंडिया डेवलप एंड प्रोग्रेस, जिससे कि भारत विकास कर सके और उन्नत कर सके। कहने का मतलब ये है कि आज सारे भारतीय जो हैं वो अपनी प्राचीन संस्कृत को गर्व से देखते हैं और अपने देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए अपने कमज़ोर से कमज़ोर तत्वों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर एक राइटर व्यंग कर रहा है कि शायद ही कुछ ऐसे इंटेलिजेंट भारतीय होंगे, बुद्धिमान भारतीय होंगे जो भारत के विकास के लिए, भारत की उन्नति के लिए अपने कमज़ोर तत्वों को छोड़ने के लिए ना तैयार हो, मतलब अपनी दुर्बलता को त्यागने के लिए ना तैयार हो। आगे देखिए पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, यहाँ से ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पैसेज यहाँ से है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से देखेंगे। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेज मेनी प्रॉब्लम्स विथ ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब ये होगा कि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भारत बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विथ एनी सर्टेनिटी। अब यहाँ पर फोरकास्ट मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, और हर यहाँ पर इंडिया को कहा गया है। तो मतलब ये होगा एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विथ एनी सर्टेनिटी, और कोई भी बहुत ही निश्चय के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ उसके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, उसके भविष्य के बारे में नहीं बता सकता है। बट it is safe to predict that whatever the future may be, the Indians of coming generation will not be unconvincing and self-conscious copies of Europeans। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, but it is safe to predict that, लेकिन यह अनुमान लगाना सही है, यह अनुमान लगाना सुरक्षित है, whatever the future may be, कि इसका भविष्य कुछ भी हो, the Indians of coming generation, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी होगी, तो आने वाली पीढ़ी के जो भारतीय होंगे वो यूरोपियंस की अंधी नकल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, जो लिखा है अनकन्विंसिंग, अनकन्विंसिंग मतलब होता है बिना सोच समझ कर, और सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज मतलब ब्लाइंड फॉलोअर्स। तो ये कहा जा रहा है कि भारत का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी के लोग होंगे वो यूरोपीय देशों की अंधी नकल नहीं करेंगे, मतलब बिना सोचे समझे हुए ब्लाइंड फॉलोअर बन करके यूरोपीय देशों की नकल नहीं करेंगे। बट विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन। यहाँ पर देखिए रूटेड का मतलब होता है चिपके रहना, और देयर ट्रेडिशन मतलब अपनी परंपराओं से, लेकिन जो व्यक्ति होंगे वो अपनी परंपराओं से चिपके रहेंगे, मतलब अपनी परंपराओं को मानते रहेंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। अब यहाँ पर देखिए अवेयर मतलब होता है जागरूक होना, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, बल्कि वो अपनी संस्कृत की निरंतरता के प्रति जागृत रहेंगे या फिर जागरूक रहेंगे। Already after only 7 years of independence, the extremes of national self-denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये कहा जा रहा है
कि स्वतंत्रता के केवल 7 वर्षों बाद ही, अब यहाँ पर देखिए, नेशनल सेल्फ डिनिग्रेशन का मतलब होता है आत्मनिंदा, और फनेटिकल मतलब होता है कट्टर, कल्चरल शाउनिज्म मतलब है अंध राष्ट्रीयता। कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता के 7 वर्षों बाद ही जो लोगों के अंदर अपने आप की निंदा करने की जो प्रवृत्ति थी, अपने देश की निंदा करने की जो प्रवृत्ति थी, या फिर अपने देश की जो अंधभक्तता थी, अंधराष्ट्रीयता थी, वो क्या है, गायब हो रही है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लोग जो अपने ही देश की निंदा करते थे, ये प्रवृत्ति अब गायब हो रही है। अब लोग अपने देश की निंदा नहीं करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, और फिर क्या है, ये अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानने की जो पहले लोग अंतर्राष्ट्रीयता दिखाते थे, ये भी अब क्या है, गायब हो रही है। फिर क्या है, वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक्ट मतलब कार्य होता है, परफॉर्मिंग प्रदर्शन करना, स्पेक्टाकुलर मतलब प्रभावशाली, और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। अब यहाँ पर लेखक ये कह रहा है, वी बिलीव दैट, हम ऐसा मानते हैं कि जो हिंदू सभ्यता है वह अपने संश्लेषण के सर्वश्रेष्ठ कार्य का प्रदर्शन कर रही है। संश्लेषण मतलब होता है कि वो मिला जुला रूप, उसमें जो चीज़ है उसको मिला लिया जाए, तो अपने संश्लेषण, यही इसकी एक भारतीय संस्कृत की विशेषता है कि इसमें सिंथेसिस, संश्लेषण बहुत है, सहिष्णुता बहुत है। ये मतलब दूसरे देशों के तत्वों को अपने देश के संस्कृत में समाहित कर लेती है। तो इस तरह का जो कार्य है ये अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। In the past, it has received, adapted and digested elements of many different cultures: Indo-European, Mesopotamian, Iranian, Greek, Roman, Scythian, Turkish, Persian and Arab। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि in the past, प्राचीन काल में, it has received, adapted एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स, कि प्राचीन काल में इसने बहुत सारी विभिन्न संस्कृतियों, जैसे इंडो यूरोपियन संस्कृत, मेसोपोटामियन संस्कृत, ईरान की संस्कृत, ग्रीक मतलब यूनान की संस्कृत, रोम की संस्कृत, सिथियन संस्कृत, टर्की की संस्कृत, फारसियन और अरब देशों की जो संस्कृत है, उनके तत्वों को इसने रिसीव किया, प्राप्त किया, एडेप्टेड ग्रहण किया, अपनाया, एंड डाइजेस्टेड और उसको क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया, हजम कर लिया। जिस तरह से क्या है, कोई चीज़ हम पहले पाते हैं, फिर उसको खाते हैं और फिर क्या करते हैं, हजम कर लेते हैं। उसी तरीके से भारतीय संस्कृति ने क्या कि इन विभिन्न देशों की संस्कृति को पहले अपने देश में पाया, मतलब इनसे प्रभावित हुए, इनको अपनाया, और धीरे धीरे क्या है कि अपने देश की संस्कृति में इन देशों की संस्कृति के तत्वों को समाहित कर लिया, मतलब उसको क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज समवॉट चेंज, और प्रत्येक नए प्रभाव के साथ इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। नाउ इट इज वेल ऑन द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है असिमिलेटिंग मतलब होता है समाहित करना, क्षमा लेना। तो नाउ इट इज वेल ऑन द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। और अब क्या है, आज क्या है, ये जो भारतीय संस्कृत है वो पश्चिम के संस्कृत को अपने में समाहित कर लेने की राह पर भली भांति चल रही है। मतलब आज का युग है, इस युग में जो भारतीय संस्कृत है वो पश्चिमी संस्कृत के तत्वों को अपने आप में समाहित कर लेना चाह रही है, अपने आप में समाहित कर लेने की राह पर चल रही है। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर देखिए, रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, संभाल कर रखना। तो लेखक यहाँ पर ये कह रहा है कि हिंदू सभ्यता, ऐसा हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। फिर आगे है, द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मेन ऑफ एक्शन। सीज मतलब होता है बंद करना, रोकना, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, मेन ऑफ एक्शन मतलब कर्म प्रधान। तो ये कहा गया है जो भगवद गीता है वो कर्म प्रधान लोगों को प्रेरित करना नहीं बंद करेगी, मतलब भगवद गीता कर्म प्रधान लोगों को प्रेरित करना जारी रखेगी। एंड द उपनिषद मेन ऑफ थॉट, और जो मेन ऑफ थॉट मतलब है विचारशील व्यक्तियों को। और जो हमारे देश के उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, ये
विचारपूर्ण व्यक्तियों को प्रेरित करती है, मतलब लोगों को विचार करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और जो भगवत गीता है वो कर्म प्रधान लोगों को, मतलब लोगों को कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, हाउएवर मे अफेक्टेड इट मे बी द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है द चार्म। तो चार्म एंड ग्रेसियसनेस, तो चार्म मतलब आकर्षण हो गया, ग्रेसियसनेस मतलब भव्यता हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि भारत का आकर्षण, भारत की भव्यता या भारतीय जीवन धारा का आकर्षण और ये जो भव्यता है विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगी। हाउएवर, चाहे जितना ही मे अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की श्रम बचाने वाले युक्त से चाहे जितना ही प्रभावित हो जाए, श्रम बचाने वाली युक्त मतलब पश्चिमी देशों का जो मशीनीकरण हुआ है उससे चाहे जितना प्रभावित हो जाए, लेकिन भारतीय जीवन धारा का जो आकर्षण है, जो भव्यता है, वो हमेशा बनी रहेगी। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण। अब यहाँ पर देखिए, स्टिल मतलब सदैव, टेल मतलब कहानी। ये कहा जा रहा है कि भारत के जो लोग होंगे वो महाभारत और रामायण के नायकों की प्रेम कहानियों को हमेशा पसंद करते रहेंगे, हमेशा उनको प्रेम करते रहेंगे। एंड द लव्स ऑफ दुष्यंता शकुंतला एंड पुररवा एंड उर्वशी, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को, पुररवा और उर्वशी की प्रेम कहानी को हमेशा पसंद करते रहेंगे। फिर द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, ये भी यहाँ से पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक बहुत पूछा जाता है। तो क्या, द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशन, डिसीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट वर क्लाउडेड इट विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक बेस ऑफ द वेस्ट। अब देखिए, क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस मतलब शांत और शाश्वत प्रसन्नता। तो भारत की शांत और शाश्वत प्रसन्नता विच हैज़ एट ऑल टाइम प्रोवाइडेड इंडियन लाइफ, जो भारतीय जीवन को हमेशा से पलवित रखा है, वेयर जिसको ऑपरेशन मतलब अत्याचार, डिसीज मतलब बीमारी और पॉवर्टी मतलब निर्धनता, वर्क क्लाउडेड मतलब ढकना। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जीवन की सात्वत और शांत प्रसन्नता जिसको कि अत्याचार, बीमारी और निर्धनता ने ढका भी नहीं है, उसने भारतीय जीवन को हमेशा पलवित रखा है, भारतीय जीवन में हमेशा व्याप्त रही है। इट विल श्योरली नॉट वैनिश, वैनिश मतलब डिसअपियर, गायब होना, समाप्त होना। हेक्टिक वेग मतलब उत्तेजक, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ये कहा जा रहा है कि यह पश्चिम के उत्तेजक जीवन धारा से चाहे जितना ही प्रभावित हो जाए, लेकिन ये समाप्त नहीं होगी, मतलब अपनी सात्विक और सशक्त प्रसन्नता को बनाए रखेगी। आगे देखते हैं, मच दैट वाज यूजलेस, यहाँ से भी बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके पैसेज अक्सर पूछे जाते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैड ऑलरेडी पेरिस्ड, पेरिस मतलब होता है नष्ट हो जाना। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो बेकार था, जो यूजलेस था, उसको पहले ही समाप्त किया जा चुका है, मतलब वो पहले ही समाप्त हो चुका है। द एक्स्ट्रावेगेंट अत्यधिक एंड बारबरस, मतलब बर्बर, हिक्टॉम्स मतलब बलियाँ कह सकते हैं, ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन। ये कहा जा रहा है कि वैदिक युग की अत्यधिक और बर्बर जो बलियाँ थी उनको पहले ही भुलाया जा चुका है, मतलब ये बलियाँ क्या हो गई हैं, समाप्त हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि वैदिक युग में बहुत सारी बलियाँ दी जाती थीं, वो सब बेकार थी, उसमें लोगों का जीवन नष्ट होता, लोगों को बेकार ही मारा जाता था। तो ये बलियाँ क्या है, नष्ट हो चुकी हैं। अब हमारा देश सुधर रहा है, अपने आप में परिवर्तन कर रहा है। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्टर्स, यद्यप कुछ क्षेत्रों में अभी भी जानवरों की बलियां जारी हैं, लेकिन जो मानव की बलियां दी जाती थी वो अब समाप्त हो चुकी हैं। विडोज हैज़ लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर, सीज मतलब रुकना होता है, बर्न मतलब जलना होता है, और हस्बैंड्स फायर मतलब चिता है। ये कहा जाए कि विधवाओं का अपनी पति के चिता में जलना रोका जा चुका है, ये बंद हो चुका है। पहले क्या था कि सती सिस्टम व्याप्त था, सती प्रथा लागू था कि जब किसी
महिला का पति मर जाता था तो उसकी चिता में बैठ करके वो भी जीवित जला दी जाती थी। लेकिन ये जो सिस्टम था बहुत ख़राब था, इसको अब रोका जा चुका है। गर्ल्स में नॉट बी ला बी मैरिड इन चाइल्डहुड। क्या कहा जा रहा है कि बालिकाओं का अब बचपन में विवाह नहीं किया जा सकता है, ये कानूनी अपराध है। मतलब पहले क्या था कि लड़कियों का विवाह बहुत बचपन में ही कर दिया जाता था, किसी का 6 साल में, किसी का 7 साल में, किसी का 10 साल में। लेकिन अब ये अपराध घोषित किया जा चुका है। अब लड़कियों का विवाह नाबालिग में नहीं किया जा सकता है, तो अब लड़कियों का विवाह बचपन में नहीं होता है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन। अब क्या कहा जा रहा है कि पूरे भारत में बसों में, रेलगाड़ियों में ये जो ब्राह्मण हैं ये सबसे निचली कास्ट के लोगों से कंधे से कंधा रगड़ते हैं और उनको किसी प्रकार का भय भी नहीं होता है कि छुआछूत की बीमारी हो जाएगी या पोल्यूशन, ग्रेव पोल्यूशन मतलब प्रदूषण हो जाएगा। पहले क्या था कि जो उच्च जात के लोग थे वो नीचे जात के लोगों से दूर रहते थे। अगर कोई नीचे जात का लोग उनको छू लेता था, कह देते हैं छुआछूत लग गई, छुआछूत लग गई। तो अब क्या है कि ये सब रोका जा चुका है। अब ब्राह्मण भी देखो, पूरे देश में इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, इतनी सारी रेलगाड़ियाँ चलती हैं और इतनी भीड़ रहती है, तो उसमें शूद्र भी होते हैं और वैश्य भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं और एक दूसरे से कंधा रगड़ते हैं, भीड़ में कंधा रगड़ते हैं, लेकिन उनको कोई छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। मतलब ये सब परिवर्तन हमारे देश में हो चुका है। ये सब अनावश्यक चीज़ें थी जो प्राचीन काल में ये सब छुआछूत की बीमारी चल रही थी। अब हमारे देश में ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये समाप्त हो चुकी हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू लॉ बाय ऑल। और मंदिर क्या है, कानूनन सभी के लिए खुले हैं। पहले क्या था प्राचीन काल में कि जो मंदिर होते थे ये कुछ लोगों के लिए होते थे। मतलब या तो ये होता था कि गांव का जो मुखिया होता था, गांव में उच्च जात के लोग होते थे, वो मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, और जो निचली जात के लोग होते थे वो दूर से प्रणाम करके चले आते थे, उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये परिवर्तन अब हमारे देश में हो चुका है। अब हमारे देश में चाहे जिस जात का व्यक्ति हो, सभी के लिए मंदिर कानूनन खुले हैं। कोई भी मंदिर के अंदर आ जा सकता है। फिर क्या है, कास्ट इज वेनिशिंग। कास्ट इज वेनिशिंग मतलब कास्ट का मतलब यहाँ कास्ट सिस्टम से, और वेनिशिंग मतलब समाप्त होना। ये जो जाति प्रथा है वो समाप्त हो रही है। अब हमारे देश में जाति प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। बट इट्स पेस इज सो रैपिड। पेस मतलब स्पीड, गति, और रैपिड मतलब तेज। लेकिन इसकी गति अब इतनी तेज है दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विद इन अ जनरेशन और सो। तो ये कहा जा रहा है कि जाति प्रथा या जाति व्यवस्था के जो ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स हैं, आपत्तिजनक विशेषताएं हैं, वो 1 या 2 पीढ़ी में क्या हो जाएंगी, अवश्य ही समाप्त हो जाएंगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि जाति प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये प्रक्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन अगली आने वाली 1 या 2 पीढ़ी में इसके जो बचे कुछ तत्व हैं वो भी धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो जाएंगे। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पुरानी परिवार व्यवस्था है वो आज की कंडीशन के हिसाब से, आज की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को अनुकूल कर रही है, अपने आप को बदल रही है। पहले क्या था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, मतलब संयुक्त परिवार हुआ करता था, उसी में दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी सब उसी में रहते थे। तो क्या है कि परिवार थोड़ा डेवलप नहीं हो पाता था। अब क्या है, आज सिंगल फैमिली सिस्टम शुरू हो गया है। देखिए अब ये परिवार व्यवस्था क्या है, बदल रही है। आज की ज़रूरत ही है परिवार की व्यवस्था बदलना, तो ये जॉइंट फैमिली बदल करके अब सिंगल फैमिली सिस्टम बन रही है। द फैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग। वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, होल फेस मतलब संपूर्ण चेहरा, अल्टरिंग मतलब बदल रहा है। वास्तव में आज भारत का संपूर्ण चेहरा क्या है, वो बदल रहा है। भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज। लेकिन सांस्कृतिक परंपरा वो जारी है। एंड इट नेवर बी लॉस्ट। और यह कभी भी समाप्त नहीं होगी। मतलब सांस्कृतिक परंपरा जारी रहेगी। यहाँ पर लेखक ने ये बताया है, अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है कि भारत में अब कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। प्राचीन भारत क्या था, आज का भारत क्या है। चाहे जितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन भारत के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे, अपनी संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखेंगे। ये बताने का प्रयास लेखक ने किया है। तो ये लेसन समाप्त होता है।
इसको वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए 2-3 बार देखिए। इससे पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते, मतलब अनिवार्य रूप से कोई ना कोई पैसेज इसमें का पूछा जाता है। अभी तक आपने जितने लेसन्स पढ़े हैं उसमें एक वीमेंस एजुकेशन वो इम्पॉर्टेंट है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर लेकर के। थैंक्स।